जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर में से ये वो एंजाइटी डिसऑर्डर है जो हम यूजुअली जिसके बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि एंजाइटी जो है किसी इंसान को अगर हम ये कहते हैं कि एंजाइटी हो रही है या मुझे एंजाइटी हो रही है, जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी मुराद यही एंजाइटी होती है। आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, यानी कि एक वरी है जो कि नॉर्मल नहीं है, एक्सेसिव है। कुछ लोगों, कुछ वरीज या कुछ सिचुएशंस में जो हम वरी लेते हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल भी होती है, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, क्लास में ऐसे लोग देखे होंगे जो जरा एक्सेसिव वरी करते हैं। बात छोटी होती है लेकिन उनकी वरी ज्यादा होती है, तो उनको एंजाइटी हो सकती है। एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं। अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, अकरिंग मोर डेज देन नॉट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ज्यादा दिन ऐसे हों जिनमें वो हो रही हो एंजाइटी, और कम दिन ऐसे हों जिनमें वो एंजाइटी ना हो रही हो। यू कैन हियर मी राइट? Yes, sir. गुड। फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और 6 मंथ से ऐसा चल भी रहा हो, यानी कि तकरीबन 6 महीने ऐसे गुजर गए हों, को यूजुअली उनको ज्यादा वरी होती है, उनको एंजाइटी ज्यादा होती है। अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज सच एज वर्क और स्कूल परफॉर्मेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी कि एक से ज्यादा एक्टिविटीज, या तो किसी को एंजाइटी सिर्फ एक खास सिचुएशन में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बा की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो ही इज नॉट फीलिंग वेल, उनकी तबीयत खराब हो रही है, आई एम बीइंग वरीड अबाउट हिम। बेशक वो 6 महीने से हो रहा हूं, तो दैट मे नॉट बी एन एंजाइटी, क्योंकि वो एक खास पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में मैं हूं एंशियस, मैं उसके बारे में वरीड हूं। लेकिन एक से ज्यादा एरियाज में, स्कूल्स के मामलात में भी, दोस्तों के मामलात में भी, यूनिवर्सिटी के मामलात में, अपनी जॉब के मामलात में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, इस तरह के बहुत सारे मामलात में जब मैं स्ट्रेस लेना शुरू करता हूँ और वरी लेना शुरू करता हूँ, तो दैट इज एंजाइटी। दैट्स क्राइटेरिया ए, 6 मंथ इसमें ड्यूरेशन मेंशन है। क्राइटेरिया बी, द इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी। जब हम कोशिश करें कि हम ये वरी कंट्रोल कर लें और हम कंट्रोल भी ना कर सकें, तो ये एंजाइटी बनती है। और यूजुअली ऐसा ही होता है, जिन लोगों को वरी हो रही होती है, अगर आप उनसे कहते हैं यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ना लो टेंशन, तो इट डज नॉट हेल्प, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सम टाइम कुछ मामला ऐसे भी होते हैं जिन पर हम कोशिश करें तो हम टेंशन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा स्टूडेंट आदिल रेहान भट्ट, वो एक संडे को वो टेक्सला आया किसी काम से, वापसी पर उसका मोबाइल गिर गया। देयर वाज समथिंग टू बी वरीड अबाउट, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपनी वरी कंट्रोल कर ली कि खैर है, टूट गया तो क्या किया जा सकता है, किसी मेजबान ने तो उसके पैसे देने नहीं है, या कुछ भी हो गया तो खैर है, लेट्स जस्ट अवॉइड इट। तो क्या हुआ, तो वो वरी उसने कंट्रोल कर ली, तो हुई वरी, आई एग्री, वो एक दिन रही होगी, 2 दिन भी रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने वो उससे कंट्रोल कर लिया कि बस अब जो होना था सो चुका। तो अगर वरी ऐसी है जो कंट्रोल भी नहीं की जा सकती, देन क्राइटेरिया बी इज मेट। क्राइटेरिया सी, द एंजाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विद 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। उसके इसके साथ, यानी जो ऊपर हमने पढ़ा उसके अलावा ये नीचे वाले सिम्टम्स में से 3 सिम्टम भी आने चाहिए, विद एटलीस्ट सम सिम्टम्स हैविंग हैव बीन प्रेजेंट फॉर मोर डेज देन नॉट फॉर द 6 मंथ, जिसमें से कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि 6 महीने से आ रहे हैं इंसान को। वो कौन से हैं? ओनली वन आइटम इज रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, जबकि बच्चों में सिर्फ एक ही आइटम काफी है। रेस्टलेसनेस और फीलिंग कीड अप और ऑन एज। ऑन एज क्या होता है कि बस मैं बिल्कुल आखिर आ चुकी है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती, अब इससे थोड़ा सा भी और कुछ मसला हुआ तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, या काम खराब हो जाएगा, या बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो वो ऑन एज आप फील करते हैं, कीड अप आप फील करते हैं, रेस्टलेस आप फील करते हैं। बीइंग इजीली फटीग, क्योंकि आप स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, आप वरी इतनी ले रहे हैं कि आप बहुत इजी फटीग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक। जब आप किसी एक चीज से के बारे में वरीड हो, जैसे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं और उस दिन अगर उनका कोई मसला खास चल रहा हो और वो उस बारे में वरीड भी हो, तो उस टाइम उनको कंसंट्रेशन के इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार उस वरी की तरफ जा रहा होता है। इरिटेबिलिटी, व्हेन यू आर वरीड यू आर इरिटेबल। मसल टेंशन उसके साथ आ जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आपने अक्सर ये बात सुनी होगी या खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि जब आपको कोई किसी चीज की टेंशन हो रही हो तो आप आसानी से सो नहीं सकते, अगर सोए भी हैं तो प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते। उसमें मोस्ट कॉमन होती है डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप और स्टेइंग स्लीप। ये मोस्ट कॉमन इज एक्चुअली डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप।
स्टेइंग स्लीप और रेस्टलेस अनसेटिस्फाइड स्लीप, स्लीप तो की है आपने 8 घंटे 6 घंटे, लेकिन कोई खास मजा नींद करके भी थकावट ही है, कोई बेहतरी महसूस नहीं कर रहे हैं। इन 6 में से कितने सिम्टम्स होने चाहिए थे? 3 विद 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, 3 कम से कम होने चाहिए और 6 महीने के लिए चाहिए। द एंजाइटी, वरी और फिजिकल सिम्टम्स काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, हमें ऑलरेडी पता है दैट डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए। द डिस्टर्बेंस नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय दिस ऑल डिसऑर्डर्स, इन सब की वजह से भी नहीं होनी चाहिए। तो ये है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एनी कंफ्यूजन हियर? नो सर। परफेक्ट। तो नो सर। लेट्स मूव ऑन टू सर सम मुझे अदर एक बात, डिसऑर्डर। जी जी, सवाल है किसी का, फरमाइए। सर ये आपने जो क्राइटेरिया ए बताया, इसमें जो ये ड्यूरेशन है अकरिंग मोर देन डेज नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, सर इस बात की समझ नहीं आई मुझे। बेटा ये बात ना पहले भी एक डिसऑर्डर पढ़ा चुका हूँ, अकरिंग मोर डेज देन नॉट। यहाँ पर आप अगर कॉमा लगाए ना तो आपको बात समझ आ जाएगी। अकरिंग मोर डेज देन नॉट, तो समझ में आया? सोबिया नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन करता हूँ। सर नहीं आ रहा। देखें कैसे कहते हैं, आपने वो पढ़ा है बेटर लेट देन नॉट? यस यस सर। सर पढ़। क्या मतलब है इसका? अभी नहीं तो सर कभी नहीं। लेट अभी नहीं तो नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब नहीं है। मतलब अब बेटर लेट देन नॉट, मतलब अगर अभी करेंगे आप तो अच्छा है, मतलब नहीं, नहीं ये तो सर, इसका मतलब नहीं है। मतलब सर ये लेट सर होना इसका मतलब बेटर होता है है कि ना, कभी ना करने से बेहतर है कि आप लेट कर लो। आप लेट हो जाओ। कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंचे। या मोटरवे अब लिखा हुआ देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। देर से आपने जी ये सर। दरअसल ये स्लोगन है ट्रैफिक के लिए ना, बेटर लेट देन नॉट। कभी ना पहुंचना, देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो इसमें समझ में क्या आता है? बेटर लेट, बेहतर है कि आप लेट हो जाएं। देन, देन यानी उस किससे बेहतर है? देन यानी कंपेयर किया जा रहा है देन के लफ्ज के साथ। नॉट कि आप कभी हो ही ना, कभी लेट ही ना हो, कभी पहुंचे ही ना, कभी आप जगह पे जाए ही ना। तो बेटर लेट देन नॉट, ठीक है। इसी तरह मोर डेज देन नॉट, यानी कि ज्यादा दिन अगर हो रहा हो एज कंपेयर टू, देन एज कंपेयर टू उन दिनों के जिनमें एंजाइटी नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही। तो कुछ दिन ऐसे जिनमें एंजाइटी हो रही है, कुछ दिन ऐसे जिनमें नहीं हो रही। तो एंजाइटी होने वाले दिन ज्यादा हो एज कंपेयर टू दोज जिनमें एंजाइटी नहीं हो रही। आई बात समझ में सोबिया? यस सर अभी आ गई है। अकरिंग मोर डेज, यहां पर आप रुके, देन इसको आप कंपैरिजन के मतलब के माइंडसेट के साथ लाएं। देन को कंपैरिजन के माइंडसेट के साथ लाके आप करें कंपैरिजन उसका नॉट के साथ, कि अकरिंग मोर डेज एक कैटेगरी और अकरिंग नॉट अकरिंग वो अलग दूसरी कैटेगरी। इन दोनों में अकरिंग और नॉट अकरिंग में से ज्यादा दिन ऐसे हो जिसमें वो हो रहा हो। तो ये बहुत प्रिसाइज जुमला है, रिटन एक्सप्रेशन है, देखिए इंग्लिश का एक्सप्रेशन है इसका, इसमें कम्युनिकेशन की बात नहीं है, ये लिखा ही हो जाता है, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? बेटा समझ में आया है तो ओके बोलिए, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये अभी आ गई है अच्छे से। आ गई है, गुड। चलिए देखते हैं किसको समझ में नहीं आई। आदिल, आदिल भंग पी के सो गया है। आदिल मुझे लगता है इसमें है ही नहीं, लेट मी चेक। आदिल है, आदिल किधर है ओए? आदिल बेटा, आदिल ने सुबह सुबह कैफीन ली है और अब उसको उसका नशा हो गया। चले जी, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, ये तो बिल्कुल एंजाइटी है, ये तो ये 4 आखिर में वही है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड, ये 4 तो वही है। और जनरलाइज्ड एंजाइटी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू एगोराफोबिया। एगोराफोबिया से सर पहले हम फियर ऑफ शुरू से शुरू करते हैं यहाँ से। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी ज्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन बड़ों में भी मुझे लगता है कि हो सकती है, भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
सेपरेशन एंजाइटी, जिस तरह का इसका नेम बता रहा है कि कुछ लोगों को एंजाइटी होती है सेपरेशन पर, यानी बच्चों को ये खौफ होता है, अगर मैं खासतौर बच्चों की बात करूं क्योंकि ज्यादातर मामला ये डिसऑर्डर बच्चों में पाया जाता है, कि अगर माँ नजरों से भी ओझल हो रही है ना तो उसको लगता है कि ये मुझसे सेपरेट हो जाएगी, ये मुझसे अलग हो जाएगी, ये मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। माँ बाजार जा रही है, बच्चे को नहीं पता कि बाजार क्या होता है, वहाँ क्या करना है, क्या जरूरत है, लेकिन उसको लग रहा है माँ घर से बाहर जा रही है, तो सेपरेशन की एंजाइटी उनको होना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह क्या डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को सेपरेशन से एंजाइटी होती है कि ये अगर मुझसे दूर चली गई तो, या ये इंसान मुझसे दूर चला गया तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी मोस्ट लाइकली हो सकती है। क्राइटेरिया ए, डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फियर, यानी एक तो नॉर्मल है जिसे बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत छोटी मोटी एंजाइटीज सेपरेशन पर एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं आएगी। इनएप्रोप्रिएटली एक्सेसिव, लेकिन बहुत ज्यादा फियर हो या एंजाइटी हो कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज टू होम द इंडिविजुअल इज अटैच्ड। अब इसका ताल्लुक माँ बाप के साथ लाजमी नहीं है, वो अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकती है, वो घर की मेड हो सकती है, वो टीचर हो सकता है, वो क्लास फेलो हो सकता है, वो कोई अंकल आंटी हो सकती हैं, बहन भाई हो सकते हैं, वो कजन्स हो सकते हैं। एज एविडेंस बाय द लास्ट थ्री ऑफ द फॉलोइंग, एटलीस्ट थ्री ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से तीन कम से कम उसमें होने चाहिए। रिकरेंट मींस बार बार होने वाली, एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग, जब उसको वो एंटिसिपेट करना क्या होता है, ये सोचना, ये अज्यूम करना, ये अंदाजा लगाना, ये कंक्लूड करना, ये इसको एंटिसिपेट करना कहते हैं। एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर, चाहे वो घर से सेपरेशन हो या किसी मेजर अटैचमेंट फिगर। अब वो अटैचमेंट फिगर कुछ भी हो सकती है, मैंने अभी एग्जांपल से आपको बहुत सारी अटैचमेंट फिगर्स जो कॉमन हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है मैंने बता दी है। या तो उस अटैचमेंट फिगर से वो दूर हो या घर से दूर हो और उस पर हमें एक्सेसिव डिस्ट्रेस नजर आए उससे, चाहे वो एंटिसिपेट करने से या एक्सपीरियंस करने से। अगर एंटिसिपेट बच्चा नहीं कर रहा है, बड़ा नहीं कर रहा, और उसने एक्सपीरियंस किया है घर से दूर, तो भी हम उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का ये कला क्राइटेरिया मीट होता महसूस करेंगे। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर्स और अबाउट पॉसिबल हार्म टू देम सच एज इलनेस, इंजरी, डिजास्टर्स और डेथ। जैसा कि माँ बाप करते हैं ना, अगर मेरा बच्चा मुझसे दूर जाएगा तो खुदा न खासा कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और इसलिए जाने ही नहीं देते। यहाँ पर कम होता है, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें माँ बाप बच्चों को घर से दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते कि खुदा न खासा इनको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई डिजास्टर ना हो जाए और डेथ या इलनेस कॉज ना हो या कोई और हार्म ना पहुंचे इनको। परसिस्टेंट एंड एक्सेस, इन एक सिम्टम ये है, ये जो हमने वन पढ़ा, ये नंबर 2 है जिसमें अटैचमेंट जो फिगर है, मेजर अटैचमेंट फिगर्स हैं, उनको पॉसिबल हार्म की वजह से वरी हो रही है कि उनको खुदा न खासा कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये वरी लिए जा रहे हैं। persistent and excessive worry about experiencing an untoward event, यानी ऐसा इवेंट, फॉर एग्जांपल गेटिंग लॉस्ट, बीइंग किडनैप्ड, हैविंग एन एक्सीडेंट, बिकमिंग इल। एक ऐसा इवेंट जो कि इतना होता नहीं है या पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं, फिर भी उसके बारे में कि ये तुम बाहर जाओगे तुम्हें कोई उठा के न ले जाए, बच्चों को बहुत ख्याल से रखना, और दिस एंड दैट कॉजेज सेपरेशन फ्रॉम अ मेजर अटैचमेंट फिगर, और जो कि सेपरेशन से रिलेट भी हो रहा हो। परसिस्टेंट रिलेक्टेंस और रिफ्यूजल टू गो आउट, या रिलेक्टेंट हो, रिफ्यूज नहीं कर रहा, तो रिलेक्टेंस नजर आ रही है उसके बिहेवियर में कि नहीं मैंने नहीं जाना, या इसको नहीं जाने देना, या वो प्रॉपर रिफ्यूजल भी हो सकता है। अवे फ्रॉम होम, टू स्कूल, टू वर्क और एल्सवेयर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन, तो इन सब जगह पर जाने से वो इनकार कर सकते हैं। इस सब के पीछे एक बात हर आइटम में आ रही है, हर सिम्टम में आ रही है कि बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन, उसके पीछे एक रीजन सेपरेशन की ही होनी चाहिए। पता चले कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता और आप कह रहे हैं इसको सेपरेशन एंजाइटी है, भाई वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा क्योंकि स्कूल कोई भी नहीं जाना चाहता, ऐसे ही है ना। persistent and excessive fear of reluctance about being alone or without major attachment figure at home or in other settings, घर में अकेले रहना या घर में होते हुए भी अटैचमेंट फिगर के आसपास ना रहने से भी फियर उनको आ रहा हो, ठीक है, या वो रिलेक्टेंस महसूस कर रहे हैं इससे। persistent reluctance or refusal to sleep away from home or to go to sleep without being near a major attachment figure, तो जो भी अटैचमेंट फिगर है उसके पास नहीं सोना, तो इससे उसको ये रिलेक्टेंस है उसे, या रिफ्यूजल है, या
घर से भी हो सकती है अटैचमेंट, ठीक है। रिपीटेड नाइटमेयर्स इन्वॉल्विंग द थीम ऑफ सेपरेशन, ऐसे बार बार ख्वाब आना जिसमें वो सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी मदर्स या बड़ी बहनें करती हैं, सेपरेशन के फियर के, सेपरेशन से रिलेटेड जो नाइटमेयर्स वो देखती हैं। बहन भाइयों के बारे में भी हो सकते हैं, पेरेंट्स के बारे में भी हो सकते हैं, और मदर्स हैं तो बच्चों के बारे में भी हो सकते हैं। रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, किस तरह के फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं? हेडेक, स्टमक एक्स, नोजिया, वोमिटिंग। व्हेन कब? जब सेपरेशन फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर अकर्स और इज एंटिसिपेटेड, या जब हो रही हो या उसको पता हो कि अब तो अम्मा चली जाएगी या अब्बा चले जाएंगे ड्यूटी पर, और 2 महीने नहीं आएंगे, 3 महीने नहीं आएंगे, या हफ्ता एक नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, तो एंटिसिपेट करके भी अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी हम कंसीडर कर लेंगे वाला सिम्टम। तो सो फार क्या समझ में आया कि एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग, किन फॉलोइंग में से कम 3 होने चाहिए हैं ये वाले आइटम्स एक इंसान के अंदर, ताकि हम उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स डायग्नोज कर सकें। द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट लास्टिंग एटलीस्ट 4 वीक्स, 1 महीने से हो, एक आध बार होना से नहीं होगा। इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड टिपिकली 6 मंथ्स और मोर फॉर अडल्ट्स, और अडल्ट्स के लिए 6 महीने होना चाहिए है। तो ड्यूरेशन क्या है? फॉर बच्चों के लिए 4 महीने और बड़ों के लिए 6 महीने है। The disturbance causes clinically significant distress or impairment social occupational life. The disturbance is not better explained by other mental disorders such as refusing to leave home because of excessive resistance to change in autism spectrum disorder. Autism में के बच्चों को इस तरह के इश्यूज होते हैं। Delusions और hallucination concerning separation in psychotic disorders. तो अगर इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं तो वो फिर हम सेपरेशन एंजाइटी में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स में भी उनको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर कोई ऐसे डिसऑर्डर है जो क्राइटेरिया डी में दिए हुए हैं, तो फिर इन्हीं डिसऑर्डर में से कोई डिसऑर्डर डायग्नोस होगा, ना कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। आई बात समझ में? जी सर। सेपरेशन एंजाइटी का की कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें इंसान को जो 8 सिम्टम है, 8 में से 3 आने चाहिए फॉर 4 वीक्स बच्चों में और 6 महीने अडल्ट्स में। और ये 8 के 8 आइटम्स जो है ना, छोटे छोटे सिम्टम्स, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है कि बिकॉज ऑफ सेपरेशन उसके फियर जो है, उसकी एंजाइटी जो है, वो सेपरेशन एंटिसिपेट करके, ये एक्सपीरियंस करके, घर से, अटैचमेंट फिगर से, डिफरेंट सिचुएशंस में, तो ये उसका टोटल ओवरऑल कांसेप्ट है। आई बात समझ में? यस सर। सर आपने ये चीज नोटिस की होगी सर, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के, सर वो उनका टॉयज वगैरह के साथ भी इसी तरह ही होता है कि बिल्कुल हो जाता है, उनके साथ भी हो जाता है। और अगर वो 4 वीक से ज्यादा उस ऐसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है। तो आपने फिर उसकी ग्रेजुअल थेरेपी क्या करनी है कि उसकी ग्रेजुअल डिक्रीज करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको उससे दूर करना है, ताकि वो अगर नहीं भी उसके पास, नहीं भी उसके सामने, तो भी वो उस पर सिम्टम मैनिफेस्टेशन ना करें। ठीक है सर को जो अक्सर बच्चों की जो अटैचमेंट होती है पेरेंट्स की चीज़ों के साथ, फॉर एग्जांपल अगर किसी और ने उसकी मदद के जूते वगैरह पहने हुए हैं, तो बच्चों को वो भी तो होता है कि फलां ने ये क्यों पहने हुए हैं। ये मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन के साथ चलता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? चले जी, अब क्योंकि आपकी कल क्लास नहीं होगी और फिर सैटरडे संडे भी आपके पास फ्री है, तो बहुत सारा टाइम आप लोगों के पास फ्री है, तो मैं छोटा सा आप लोगों को रीडिंग टास्क देना चाहता हूँ। सेपरेशन एंजाइटी, लास्ट 4 और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, 6 ये वाले हो गए, बाकी तकरीबन 5-6 ही रह गए होंगे। एक है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यू कैन सी ABCDE। ये तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म तो बहुत आसान है, तो मैं पढ़ा ही देता हूँ ना कि ये काउंट में भी ना है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है कि इंसान म्यूट हो जाता है किसी खास एरिया में, सिचुएशन में, किसी खास सेटिंग में, मुझे कहना चाहिए, और वो म्यूटिज्म और वो उसमें बिल्कुल बात नहीं करता। ठीक है, कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस, किसी खास सोशल सिचुएशन में, वो स्कूल हो सकता है, वो क्लास हो सकती है, वो किसी खास टीचर के सामने हो सकता है, वो घर हो सकता है, किसी खास मेहमान के सामने हो सकता है, वैन हो सकती है, किसी रिश्तेदार के घर हो सकता है, कोई मोहल्ला मस्जिद हो सकती है, कोई भी खास सोशल सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्सपेक्टेशंस फॉर स्पीकिंग, जहां पर इंसान को बात करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल है, डिस्पाइट स्पीकिंग इन अदर सिचुएशंस, और बाकी जगहों पर वो बच्चा सही बोल रहा है। द डिस्टर्बेंस इंटरफेयर्स विद एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट्स और विद सोशल कम्युनिकेशन या
सोशल कम्युनिकेशन में भी उसे इशू हो रहा है। एक तो वैसे ही बच्चा खामोश बैठा है तो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज एटलीस्ट 1 month, और ये 1 महीने से हो रही है, नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ स्कूल। लेकिन जब कोई स्कूल चेंज हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है, कोई आपने शिफ्टिंग की है, मोहल्ला चेंज हुआ है, आपने एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद, एक कारी साहब से दूसरे कारी साहब के पास बच्चे को पढ़ने भेज दिया है, तो ऐसी सिचुएशंस में 1 महीना बच्चे को एडजस्टमेंट का टाइम दिया जाता है। उस 1 महीने को इंक्लूड नहीं कर सकते हम। द फेलियर टू स्पीक इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अ लैक ऑफ नॉलेज। जैसा कि हम क्लास में बट साहब से कुछ भी पूछ लो तो वो बिल्कुल नहीं बताते, वो बिल्कुल नहीं बोलते। क्यों? उनको पता है कि वो, उनको एक फियर है कि मेरे पास तो लैक ऑफ नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा तो काम की बात होगी ही नहीं, तो वो नहीं बोलते, ठीक है। और कंफर्ट विद, या किसी से बात करने में मुझे कंफर्टेबल नहीं है। द स्पोकन लैंग्वेज रिक्वायर्ड इन सोशल सिचुएशन। अगर मिसाल क्लास में इंग्लिश बोली जाती है और किसी को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है और वो इसलिए खामोश रहता है, तो दैट इज नॉट सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। या आप किसी ऐसे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर स्पेनिश बोली जाती है और आपको स्पेनिश ज्यादा नहीं आती, तो आप वहां पर खामोश रहना प्रेफर करते हैं किसी खास सिचुएशन में, तो दैट्स नॉट सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ठीक है। The disturbance is not better explained by communication disorder. Communication disorder बच्चों में होते हैं, फॉर एग्जांपल fluency disorder होता है, late onset of speaking होता है, global development delay होता है, और बहुत सारे होते हैं, and does not occur exclusively during the course of autism spectrum disorder, schizophrenia और other psychotic disorder। अगर ये वाले disorders होंगे तो फिर selective mutism नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई बच्चे? तो सेपरेशन एंजाइटी और सिलेक्टिव म्यूटिज्म मैंने पढ़ा दिया है। स्पेसिफिक फोबिया 1, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर 2, पैनिक डिसऑर्डर 3, पैनिक अटैक स्पेसिफायर 4, एगोराफोबिया 5। 5 डिसऑर्डर्स हैं जो आप लोगों ने जनरलाइज एंजाइटी और आगे मैंने पढ़ा दिए। 5 डिसऑर्डर्स हैं जिनके क्राइटेरियाज विद डायग्नोस्टिक फीचर्स, क्योंकि क्राइटेरिया खुद से आप, मैं तो पढ़ाया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो डायग्नोस्टिक फीचर की मेजर चीजें आपको पता चल जाती है। तो आप लोगों ने डायग्नोस्टिक फीचर के साथ क्राइटेरिया के साथ डायग्नोस्टिक फीचर्स भी पढ़ के ही आने हैं। आई बात समझ में? सर डिसऑर्डर्स फिर से रिपीट कर दें। बेटा एंजाइटी के सारे डिसऑर्डर्स में से जो मैंने पढ़ा दिए उनके अलावा बाकी पढ़ के आने हैं। अच्छा ओके सर, थैंक यू। पहले 2 मैंने पढ़ा दिए हैं, जनरलाइज एंजाइटी भी मैंने पढ़ा दिया, उसके आगे वाले जो जनरलाइज एंजाइटी के बदले 4 हैं वो बाकी डिसऑर्डर्स की तरह बहुत कॉमन है, उसमें सेम ही कॉन्सेप्ट उनका सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट। उसके बीच के जो 5 है वो आपने पढ़ के आने हैं। ओके ठीक है। सर। वैसे मेरी आज क्लास मीटिंग की वजह से मुझे बीच में ब्रेक लेनी पड़ी, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस अर्लियर, मतलब कि आज मैं क्लास में पढ़ा देता आपको। ठीक है सर पढ़ लेंगे। गुड, ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। दुआ करना, ठीक है, रिएक्शन ना हो। अब अगर आपको कोई मसला ज्यादा होता है तो आप वहीं बैठ के